देखो अभी तक हम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था लास्ट लेक्चर में। एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अगेन प्रॉपर्टी, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट वेव्स, जिसमें हम लोग लाइट को कंप्लीटली वेव्स ना लेके उनको हम क्वांटाइज्ड एनर्जी, एंड दोज क्वांटाइज्ड एनर्जी पार्टिकल्स आर कॉल्ड फोटॉन्स, उनके फॉर्म में स्टडी करते हैं। ठीक है ना। मतलब सिंपली ये बोलते हैं कि लाइट के अंदर जो एनर्जी है वो वेव की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड ना होके पार्टिकल्स की तरह कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है ना। और जब वो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स पे मेटल प्लेट पे फॉल हो रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन उन पार्टिकल्स को एक साथ एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और उस एब्जॉर्प्शन में कोई भी टाइम लैग नहीं आ रहा है। तो फिर बाद में धीरे धीरे स्टडी हुई तो ये लगा कि हाँ, जो लाइट है, लाइट के अंदर डुअल कैरेक्टर है। डुअल कैरेक्टर का मतलब यही हुआ कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव कर रही है और लाइट जो है वो वेव्स की तरह भी बिहेव कर रही है। बट क्वेश्चन अभी भी ये हुआ कि पार्टिकल की तरह कब करेगी, वेव की तरह कब करेगी, तो ऐसा कोई सेट रूल नहीं है। जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे तो बोलेंगे कि लाइट इज बिहेविंग एज अ पार्टिकल, और अगर हम पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि लाइट इज बिहेविंग एज अ वेव। तो थोड़ा सा ये सस्पेंस है, और ये सस्पेंस अभी भी आज भी बना ही हुआ है। ठीक है ना। आगे जाके हो सकता है कभी कुछ सस्पेंस खुले कि एक्चुअल क्या है लाइट के बारे में, वो क्लियर हो। बट फिलहाल हम लोग यही बोलते हैं कि इसीलिए इसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन मतलब लाइट, डुअल नेचर मतलब इसके अंदर दोनों तरह के नेचर प्रेजेंट हैं। ठीक है। अच्छा, अब फिर से थोड़ा उसी तरफ चलते हैं कि जब ये बात सामने आई कि लाइट के अंदर डुअल कैरेक्टर है, तो एक और फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली ने ये बोला कि लाइट के अंदर सिर्फ लाइट नहीं है जिसके अंदर डुअल कैरेक्टर है। उसने बोला कि किसी भी मैटर पार्टिकल, मतलब कोई भी मैटर पार्टिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, न्यूट्रॉन हो, अगर ये मैटर पार्टिकल मूविंग पार्टिकल्स की तरह है ये, तो इन पार्टिकल्स के अंदर पार्टिकल कैरेक्टर भी है और पार्टिकल्स के साथ कुछ वेव कैरेक्टर भी एसोसिएटेड है। हालांकि डी ब्रॉगली ने जब ये सबसे पहले बोला तो इसको बोलते थे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। मतलब इट वाज अ काइंड ऑफ थियरी which has no proof, which had no proof। तो उस समय प्रूफ तो नहीं था। हाँ, लेकिन क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एंड दैट एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय डेविसन एंड जर्मर। इट वाज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब होता क्या था कि डिफ्रैक्शन जो वर्ड था ये एसोसिएटेड था वेव से, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स। लेकिन जब उस एक्सपेरिमेंट को डिफ्रैक्शन किया गया विद इलेक्ट्रॉन बीम, तो ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी वैसा ही वेव कैरेक्टर शो हो रहा है जैसा कि डी ब्रॉगली ने अपने फॉर्मूले में बताया हुआ है। और उस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स का वेवलेंथ कैलकुलेट किया गया, और डी ब्रॉगली ने जो फॉर्मूला दिया उससे इलेक्ट्रॉन्स का वेवलेंथ कैलकुलेट किया गया, और देखा कि दोनों वैल्यूज बहुत क्लोज आ रही हैं। तो जब ऐसा हुआ तो डेविसन जर्मर को भी नोबेल प्राइज मिल गया और डी ब्रॉगली को भी नोबेल प्राइज मिल गया। बाद में फिर और भी कई सारे सपोर्ट आए, जैसे तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सुना होगा ना नाम। यस सर। यस सर। तो वो प्रिंसिपल भी डी ब्रॉगली थ्योरी को सपोर्ट कर रहा था। उसने ये बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसका जो एनर्जी है, उसका जो मोमेंटम है और जो उसकी पोजीशन है, उसकी मोमेंटम और पोजीशन दोनों को हम कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मतलब दोनों में से कोई एक अनसर्टेन जरूर रहेगा। तो ये सपोर्ट कैसे कर रहा था, ये सपोर्ट ऐसे कर रहा था कि डी ब्रॉगली ने बोला कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पार्टिकल की तरह नहीं है। तुम ऐसे मत सोचो कि वो जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल तुम्हें हर टाइम पे दिखाई दे रहा है। ऐसे समझो कि उस पूरे के पूरे ऑर्बिट में वो जो 2πr का लेंथ है वो एक वेव बन चुका है, कंटिन्यूअस वेव। अब अगर वो कंटिन्यूअस वेव बन गया है तो पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन करना डिफिकल्ट होगा। तो ये बात को हाइजेनबर्ग ने भी अपने अलग तरीके से इंट्रोड्यूस किया, कुछ मैथमेटिकल थ्योरीज भी थी, बट बहुत ज्यादा हमें उसमें डिटेल में नहीं जाना है। हमें फिलहाल यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसपे थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, नोन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है ना। क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, हम लोग बस समझ लो पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह स्टडी कर रहे हैं, सब सारे टॉपिक बहुत डिटेल में है। तो फिलहाल हम लोग उतना ही रखते हैं जितना है। तो देखते हैं इसमें नेक्स्ट हेडिंग हमारा पड़ेगा नेक्स्ट हेडिंग इज डी ब्रॉगलीज wavelength and matter waves।
ठीक है, और इसमें आप लिख सकते हो, इसमें सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, according to de Broglie, each moving particle, each moving particle has some wave character associated, wave character associated, similar to the case of light photons, similar to the case of light photons, मतलब लाइट के जो फोटॉन्स के अंदर वेव कैरेक्टर है वैसा ही वेव कैरेक्टर हर एक मूविंग पार्टिकल में है। जैसे फोटॉन्स के लिए, फॉर फोटॉन्स, फॉर फोटॉन्स हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स के लिए हम लोग बोलते हैं कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ फोटॉन क्या लिखते हैं, एच अपॉन लैम्डा। तो यहां से अगर हम लैम्डा लिखना चाहें तो लैम्डा फोटॉन जो है वो उनके मोमेंटम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो वो डिपेंड कर रहा है एच अपॉन पी। तो उसने बोला कि एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला हम लोग पार्टिकल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो पार्टिकल्स के लिए उसने बोला, पार्टिकल्स के लिए उसने जो लैम्डा लिखा उस लैम्डा को बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है ना, इट इज कॉल्ड लैम्डा डी ब्रॉगली। पार्टिकल्स का अगर हम वेवलेंथ निकाल रहे हैं देन इट इज कॉल्ड लैम्डा डी ब्रॉगली, एंड लैम्डा डी ब्रॉगली इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अब ये तो पार्टिकल का मोमेंटम तो लिख सकते हैं ना, पार्टिकल अगर एम मास का है और उसका वेलोसिटी वी है सपोज, तो उसका मोमेंटम हम लोग लिख सकते हैं एम इंटू वी। तो ये एक फॉर्मूला छोटा सा है जिसपे हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी आया ही होगा, ठीक है ना। नीचे और कुछ बातें नोट करके लिख लेते हैं इसमें। पॉइंट नंबर 1 में पॉइंट नंबर 1 में लिखते हैं एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल। एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल, तो देखो पार्टिकल अगर एम मास का है, ठीक है, और ये पार्टिकल वी स्पीड से मूविंग है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना लिखते हैं हम लोग, तो इसका काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। और क्या काइनेटिक एनर्जी को हम लोग टी स्क्वायर अपॉन 2m भी लिख सकते हैं, क्यों भाई। तो अगर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन लिखना हो तो ऐसे बोल सकते हैं कि ना मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m के। तो क्या होगा कि लैम्डा डी ब्रॉगली, लैम्डा डी ब्रॉगली की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन अंडर रूट 2m के। तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आ गया एनर्जी के टर्म्स में। और अगर हमें काइनेटिक एनर्जी लिखनी है एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा मतलब कौन सा लैम्डा है ये, मैं बार बार लैम्डा डी ब्रॉगली इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वो गड़बड़ कर सकता है, भूल सकते हो। इसमें एक बात का ध्यान रखना, हम लोग क्या है ना कि फोटॉन्स को यूज करते करते इतना यूज टू हो जाते हैं कि लैम्डा दिखता ही क्वेश्चन में, लैम्डा जैसे ही दिखता है हमको क्वेश्चन में हम तुरंत एनर्जी एच सी बाई लैम्डा लगा देते हैं। तो ये बात बहुत ठीक तरह से दिमाग में बिठा लेना कि लैम्डा से जो एनर्जी निकालते हैं एच सी बाई लैम्डा, इट इज ओनली फॉर फोटॉन्स। लेकिन अगर कभी हमें इलेक्ट्रॉन का लैम्डा दिया हुआ है, भले ही उसने क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कि ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, तो वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ही है बाय डिफॉल्ट। तो इलेक्ट्रॉन का लैम्डा दिया है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ये ध्यान रखना, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एच सी बाई लैम्डा ना लगा देना बस। क्यों बताओ। यस सर। यस सर।
है बहुत छोटी सी बात, बट देखो याद रहे तो। सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि इफ अ चार्ज्ड पार्टिकल q is accelerated through potential difference v, ठीक है। देन तो ये बताओगे कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ और v वोल्ट से हमने उसको एक्सीलरेट कराया है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम क्या q इंटू वी लिख सकते हैं ना। तो वहां से अगर हमें इसका लैम्डा डी ब्रॉगली लिखना हो तो लैम्डा डी ब्रॉगली बन जाएगा h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m qv, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m qv, ठीक है। मतलब वोल्टेज कभी हमें दिया हुआ है, वोल्टेज से हमें कैलकुलेट करना है। देन थर्ड पॉइंट में फॉर थर्मल न्यूट्रॉन और मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T। है क्या, थर्मल न्यूट्रॉन को हम लोग मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की तरह भी डील कर लेते हैं कई जगह। मतलब एनर्जी वगैरह कैलकुलेट करनी है अगर थर्मल न्यूट्रॉन की, तो हम वही सेम फॉर्मूला लगा देते हैं जो मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का होगा T टेम्परेचर पे। और याद है कि मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है एट टेम्परेचर T। तो भाई फॉर मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट टेम्परेचर T, 3/2 kT. 3/2 kT, correct. 3/2 kT, where K is called Boltzmann constant. Boltzmann constant. Boltzmann constant, इसका वैल्यू है 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर ये आ गई तो इसका लैम्डा डी ब्रॉगली क्या लिखेंगे, तो इसका लैम्डा डी ब्रॉगली बन जाएगा h अपॉन काइनेटिक एनर्जी की जगह 3/2 kT लिख दो। तो ध्यान से देखो तो क्या ये 3m kT आएगा। फॉर्मूला वही है, बट क्योंकि एप्लीकेशन बहुत सारे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं सभी सारे ही कन्वर्ट करके दिखा दे रहा हूँ। तो वहाँ -23 होगा ना। हाँ सॉरी, -23 बोला तो -23 था मैंने, -23 करेक्ट। एंड फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे एनर्जी ऑफ अ ट्रैप्ड पार्टिकल, एनर्जी ऑफ अ ट्रैप्ड पार्टिकल। ये जरा ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा अलग है। देखो कई बार क्या है, कुछ पार्टिकल जो ट्रैप है, ट्रैप का मतलब है कि उनका जो रीजन ऑफ मूवमेंट है वो कंस्ट्रेंड है, मतलब उस रीजन के बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे पार्टिकल को हम लोग बोल रहे हैं ट्रैप्ड पार्टिकल। अब ट्रैप्ड पार्टिकल की कैटेगरी में कौन आएगा, तो देखो ट्रैप्ड पार्टिकल की कैटेगरी में आएगा जैसे कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट का है, तो क्या है ना कि वो पूरा वो जो इलेक्ट्रॉन है वो उस ऑर्बिट में ट्रैप है। मतलब उस ऑर्बिट से, मतलब उसका जो लेंथ ऑफ मूवमेंट है एक तरह से, वो हम 2πr से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो वो 2πr की लेंथ में मूव कर रहा है। तो ऐसा कोई भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में भी बना सकते हैं कि पार्टिकल्स जो है वो ट्रैप है विद इन दिस रीजन। और अगर ट्रैप्ड पार्टिकल होता है तो उसका जो एनर्जी होगा वो टोटल एनर्जी होता है कांस्टेंट। अब तुम ऐसे सोचो कि पार्टिकल अगर वेव बन गया है, तो कोई ऐसा वेव बताओ कि जिसका एनर्जी कांस्टेंट होता हो, टोटल एनर्जी फिक्स रहता हो, कौन सी वेव है ऐसी। लिखो देखो, आगे लिखो, अ पार्टिकल विथ फिक्स्ड एनर्जी
fixed energy can be trapped between two boundaries when it starts behaving like a standing wave. When it starts behaving like a standing wave. क्यों भाई, याद आया? वेव विथ कांस्टेंट एनर्जी इज स्टैंडिंग वेव. अब इसको जरा हम फिजिकली समझते हैं. फिजिकली समझने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं ये एक बाउंड्री है और ये एक बाउंड्री है, ठीक है, और ये सपोज इसकी लेंथ हो गई L, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इन दो बाउंड्रीज के बीच में ट्रैप है. तो इलेक्ट्रॉन बाउंड्रीज के बीच में ट्रैप होने का मतलब ये है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टैंडिंग वेव पैटर्न के फॉर्म में चला गया है. मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टैंडिंग वेव बन चुका है. अब ऐसे बताओ कि दो फिक्स बाउंड्री है, उसके बीच में स्टैंडिंग वेव बन रहा है, तो ये बात तो पक्की है ना कि इस पॉइंट पे भी नोड होगा और इस पॉइंट पे भी नोड होगा. याद आया कुछ? यस सर. और अगर इसमें ये nth एनर्जी स्टेट में है, nth एनर्जी स्टेट में है, मतलब सबसे बेसिक वाली क्या होगी और nth एनर्जी स्टेट क्या होगी? तो देखो सबसे बेसिक वाली तब होगी जब दो नोड के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? λ/2. तो अगर ये L λ/2 हो जाए, जिसको हम लोगों ने फंडामेंटल मॉड भी कहा था, याद होगा, तो अगर ये L फंडामेंटल मॉड हो जाए, क्यों भाई, तो हम इस L को लिखेंगे λ/2, तो उसको बोलेंगे दैट इज फर्स्ट एनर्जी स्टेट. इसी तरह अगर सेकंड एनर्जी स्टेट बोलेगा, तो सेकंड एनर्जी स्टेट का मतलब है कि वही डिस्टेंस जो L है वो λ/2 प्लस λ/2 यानी लैम्डा के इक्वल हो गया, मतलब कि 2 टाइम्स λ/2. और इसी तरह से अगर हम nth एनर्जी स्टेट बोल रहे हैं तो दिस लेंथ L बिकम्स n टाइम्स λ/2. बोलो, बोल सकते हैं या नहीं? तो n टाइम्स λ/2 इज इक्वल टू L. तो यहां से तुम्हें लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा हो जाएगा 2L/n. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है h²/2m λ². क्या आएगा? तो ये हो जाएगा n² h² कितना आएगा? 8mL². देखो ध्यान से, ये इक्वेशन आ जाएगी. याद नहीं रखना है, केवल समझ लेना है कि क्या किया हम लोगों ने. बोलो. थ्योरी में इतने ही पॉइंट हैं. डी ब्रॉगली वेवलेंथ में, नथिंग एल्स. और बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी क्वेश्चंस करेंगे तो तुम देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं आईआईटी में. सर हाँ बोलिए. ये थर्मल न्यूट्रॉन का क्या मतलब? थर्मल न्यूट्रॉन मतलब ऐसे न्यूट्रॉन, एक्चुअली थर्मल न्यूट्रॉन जो वर्ड आया है हिस्टोरिकली, इसका जो मतलब है वो है यूरेनियम 235 के फिशन से. पढ़ा होगा ना? तो यूरेनियम 235 जो है न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है और फिर वो 236 बन के वो न्यूक्लियर फिशन वाली रिएक्शन कराता है. तो होता क्या है कि उसमें जो न्यूट्रॉन यूज करना चाहिए जिससे कि रिएक्शन हो जाए वो होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे. तो वहां से उस न्यूट्रॉन को नाम पड़ गया कि थर्मल न्यूट्रॉन चाहिए. थर्मल न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन एट रूम टेम्परेचर, मतलब उस कंटेस्ट में नाम पड़ गया तो उसी से फिर ज्यादातर पुकारते हैं. ये है. ओके सर. फॉर्मूले एक बार देख लो जो जो आए. किसी में डाउट है बताओ, नहीं तो फिर आते हैं फिर सीधे क्वेश्चंस पे. देखो जैसे एक पहले सबसे सीधा क्वेश्चन है, अ पार्टिकल एट रेस्ट explodes in the ratio 2:3, then
find the ratio of de Broglie wavelengths of the two fragments. De Broglie wavelengths of the two fragments. निकालो, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो पार्टिकल अगर इनिशियली रेस्ट पे है, लेट्स से कैपिटल एम, ठीक है, और ये एक्सप्लोड हो रहा है m1 और m2 में, तो लेट्स से m1 इधर जा रहा है v1 स्पीड से और m2 इधर जा रहा है v2 स्पीड से। अब देखो पार्टिकल अगर इनिशियली रेस्ट पे था तो इसका मतलब है कि इसका इनिशियल मोमेंटम पार्टिकल का 0 था, तो इसका मतलब है कि फाइनल मोमेंटम भी इसका 0 होना चाहिए, और फाइनल मोमेंटम 0 होने का मतलब ये है कि m1 v1 जो है m2 v2 के इक्वल होगा, मतलब कि दोनों पार्टिकल्स का मोमेंटम सेम होगा, और दोनों पार्टिकल्स का मोमेंटम सेम होने का मतलब है कि उनके डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी सेम होंगे। तो यहां से λ1 अपॉन λ2 सीधे सीधे 1 आ जाएगा। कर लिया होगा सभी ने तो भाई? यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोटॉन कॉमा ड्यूट्रॉन and alpha particle are accelerated through same potential difference find ratio of their de Broglie wavelengths. Find ratio of their de Broglie wavelengths. देखो अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन, इन तीनों के हमें मास और चार्ज पता होने चाहिए, इनका रिलेटिव रेशियो। तो लैम्डा का फॉर्मूला तो यही है, h अपॉन अंडर रूट 2m/qv, तो ये एक तरह से प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ m इंटू क्यू के, ठीक है। तो लैम्डा प्रोटॉन इज टू लैम्डा ड्यूट्रॉन इज टू लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं, प्रोटॉन के लिए अगर हम मास और चार्ज m और e लेते हैं तो ड्यूट्रॉन का जो मास होगा वो डबल होगा लेकिन चार्ज सेम होगा। ड्यूट्रॉन के लिए मास डबल होगा, चार्ज सेम होगा, और अल्फा पार्टिकल के लिए मास जो है वो 4 टाइम्स होगा और चार्ज 2 टाइम्स होगा। क्यों? तो ये आ जाएगा 1:1/√2 या इसको लिख सकते हैं 2√2:2:1। कर लिया ना सभी ने? यस सर। ठीक, वेरी गुड। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस केस में निकालना है हमको, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन kept in 2 separate jars at 27 and 127। तो लैम्डा हम लोग क्या लिख सकते हैं? लैम्डा लिख सकते हैं h अपॉन, अगर उसी फॉर्मूले से लिखें, अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा 3m kT आएगा, तो ये एक तरह से प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट ऑफ m इंटू टी के। क्यों भाई? तो यहां से अगर हम लोग लिखें लैम्डा हाइड्रोजन अपॉन लैम्डा ऑक्सीजन इक्वल टू, तो ये होगा मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपॉन
मास ऑफ हाइड्रोजन, तो कितना बनेगा 32/2 और इनटू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आएगा 400/300। क्यों भाई? तो ये 8/√3 आ रहा है, आ रहा है? यस सर। ठीक। Yes, sir. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज गिवन है। तो 0 से 1 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी ई नॉट है, और 1 के आगे अगर x की वैल्यू है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब 0 से 1 में डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 1 है और टोटल एनर्जी दी हुई है। तो देखोगे तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, कहानी बहुत ज्यादा बड़ी लिखी है। तो ऐसे देखो, लैम्डा 1 निकालने के लिए अगर हम x को 0 से 1 के बीच में लेते हैं, ठीक है, तो इस दौरान जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये आ जाएगी ई नॉट के ई 1। और अगर x ग्रेटर देन 1 में निकालेंगे तो x ग्रेटर देन 1 में जो इसका काइनेटिक एनर्जी आएगा वो हो जाएगा टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगा 2 ई नॉट। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि λ1/λ2 जो होगा वो अंडर रूट ऑफ के ई 2 अपॉन के ई 1, तो ये √2 के इक्वल आ जाएगा। ये भी कर लिया होगा? Yes, sir. यस सर। ठीक। Yes, sir. नेक्स्ट एक देखो क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली का कंबाइंड है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको ट्राई करो। देखो ध्यान से, ट्राई कर लिया है तुमने। क्वेश्चन सबसे पहले जैसा कहता जा रहा है, जरा सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं। कह रहा है इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेटअप अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, तो पॉइंट सोर्स एस दिया हुआ है जिसका पावर दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻³ वॉट, ठीक है। एमिट्स मोनोक्रोमेटिक फोटॉन्स ऑफ एनर्जी, तो हमें फोटॉन्स की एनर्जी पता है, इट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द सोर्स इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस 0.8 मीटर, तो सोर्स इज लोकेटेड at a distance 0.8 meter from the center of a stationary metallic sphere of work function given है and radius 8 mm given है। अच्छा ये बस थोड़ा ध्यान देना इसमें कि ये दिया हुआ है डिस्टेंस 0.8 मीटर। 0.8 मीटर का मतलब हुआ लगभग 80 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो स्फेयर है उसका रेडियस दिया हुआ है 8 मिलीमीटर। तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि ये जो डिस्टेंस है वो उसके साइज से लार्ज है काफी, क्यों भाई, 100 टाइम्स लार्ज है। तो ये एक तरह से स्मॉल स्फीयर का केस हो गया। लार्ज बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम इस सोर्स से लाइट बोलेंगे तो सोर्स से जो लाइट निकलेगी वो तो निकलेगी डाइवर्जिंग, क्योंकि वो पॉइंट सोर्स है। लेकिन जब हम इस स्फीयर के ऊपर लाइट इंसिडेंट लेंगे तो उसको हम ऑलमोस्ट एक पैरेलल बीम की तरह ले सकते हैं, ऑलमोस्ट हम एक पैरेलल बीम की तरह ले सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सन से जो अर्थ पे लाइट आ रही है इट इज पैरेलल, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो बहुत लार्ज है। तो सोर्स से तो डाइवर्जिंग निकल रही है, ये बात थोड़ा समझना ध्यान से। सोर्स से जो भी लाइट वेव्स निकल रही हैं वो डाइवर्जिंग निकल रही हैं, लेकिन जब हम अर्थ पे देखेंगे तो वो हम पैरेलल ले सकते हैं, और जो भी उनका इंटेंसिटी होगा उस इंटेंसिटी में हम इस इफेक्टिव एरिया का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमको एनर्जी फॉलिंग ऑन स्फीयर मिल जाएगी। इस स्फीयर का वर्क फंक्शन भी दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन दिया हुआ है 10⁻⁻6, 10⁻⁶ फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो सबसे पहले निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फोटोन फ्लक्स एट, इस पॉइंट को बोल देते हैं P, फोटोन फ्लक्स एट P।
तो P पॉइंट पे अगर फोटोन फ्लक्स निकालना है तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है P लैम्डा अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर एच सी। ये जो 0.8 है इसको हम लोग डी लिख देते हैं, क्यों भाई, और लैम्डा आ ही जाएगा, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 1240 अपॉन 5, तो ये लैम्डा नैनोमीटर में आ जाएगा। तो ये हो गया फोटोन फ्लक्स। अब हमें अगर निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन स्फीयर पर सेकेंड, फॉलिंग ऑन स्फीयर पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन स्फीयर पर सेकेंड का मतलब होगा कि फोटोन फ्लक्स में हम एरिया मल्टीप्लाई करें। तो खास बात यहां पे ये है कि जब एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर लेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर नहीं लेंगे, क्योंकि इंटेंसिटी जब निकालते हैं तो परपेंडिकुलर एरिया से डिवाइड करते हैं। तो जब एनर्जी निकालेंगे और इंटेंसिटी में एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया भी परपेंडिकुलर वाला होगा। तो परपेंडिकुलर वाला मतलब ये जो शेडेड एरिया मैंने दिखाया है इफेक्टिव एरिया, मतलब एक्चुअली क्या है ना, इफेक्टिव लाइट तो यही है ना, इतनी लाइट है जो उसके ऊपर इफेक्टिवली पड़ रही है, तो हमने ये वाला एरिया लेना है। हमें इससे मतलब नहीं है कि स्फीयर की कितने एरिया पे पड़ रही है, वो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन वाला कितना एरिया है, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड और इनटू एफिशिएंसी हो जाएगा 10⁻⁻⁶। तो ये आंसर जब तुमने निकाला होगा तो ये 10⁻⁵ आना चाहिए। क्यों भाई, आ रहा है क्या? ए पार्ट देखो ध्यान से बताओ। ए पार्ट के लिए तो लास्ट क्लास में ही जितना पढ़ा है उसी में से यूज है, बताइए। ठीक है। फिर बी पार्ट में कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड। तो देखो फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड का के मैक्स निकालते हैं। तो ये हो जाएगा एच न्यू -5, तो ये हो जाएगा 5 - 3 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन, तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन अंडर रूट 2m के ई मैक्स। इस के ई मैक्स को तुम जूल में कन्वर्ट करके रखना, क्यों भाई। और लैम्डा फोटॉन कितनी है, तो लैम्डा फोटॉन तो हम लोग ने निकाल ली थी 1240 अपॉन 5, क्यों भाई। तो ये आएगा 248 नैनोमीटर। तो हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, लैम्डा फोटॉन अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या आंसर बताया था मैंने, 286 के अप्रॉक्स 286। ठीक है, ये तो कर लिया होगा। फिर सी पार्ट में कह रहा है इट इज ऑब्जर्व दैट द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन टाइम। तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना बंद क्यों होगा, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए क्या, क्यों भाई, इलेक्ट्रॉन निकलना बंद क्यों हो गए स्फीयर से। देखो जैसे जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, वैसे वैसे इस स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। और जब इस स्फीयर का, क्योंकि मेटेलिक स्फीयर है, तो जब इस स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल बन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एमिट तो होंगे बट वो रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है ना। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन रुक गया उसके बाद। तो हमें ये देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए। तो ऐसे बोल सकते हैं कि लेट स्फीयर रीचेज स्टॉपिंग पोटेंशियल एट t इक्वल टू टी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है कितना, तो के ई मैक्स की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको लिखेंगे Ne अपॉन आर इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो यहां से तुम n निकालो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए, और टाइम t कितना होगा, तो टाइम t के लिए n अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड कर देना। तो ये वैल्यू अप्रॉक्स 111 सेकेंड्स आनी चाहिए। तो भाई पहले तुमने ये निकाला कि पोटेंशियल 2 वोल्ट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स उस स्फीयर में से निकलने चाहिए।
ठीक है ना। और फिर उतने इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए टाइम कितना लगेगा, तो 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड निकल रहे हैं, तो कितने सेकेंड्स लगेंगे, तो 10⁵ से डिवाइड कर दिया है, तो वो आंसर अप्रॉक्स 111 सेकेंड्स आना चाहिए। तो भाई Yes, sir. क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है। और देखो एक और अच्छा क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी देखो कह रहा है photons of energy 4.25 strike the surface of metal A, the ejected photoelectrons have maximum kinetic energy TA। तो हम एक इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं कि 4.25 इज इक्वल टू फाइव ए प्लस टी ए। टी ए उनकी काइनेटिक एनर्जी है, फाइव ए वर्क फंक्शन ए का हो गया, एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लैम्डा है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड फ्रॉम अनदर मेटल इज टीबी व्हेन फोटॉन्स 4.70 आर फॉलिंग। तो 4.70 इज 5b प्लस टीबी एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लैम्डा बी। तो हमको एक चीज गिवन ये है कि लैम्डा बी जो है वो 2 टाइम्स लैम्डा ए है, तो यहां से ये बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए जो होगी वो 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी होगी। ये बताओ, यानी कि जो टी ए है वो 4 टीबी होगा और टीबी जो है वो टी ए माइनस 1.5 भी है, तो इन दोनों से टी ए टीबी कितना आता है, क्यों भाई, टी ए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और टीबी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। Yes, sir. तो यहाँ Yes, sir. फाइव ए कितना आ जाएगा, फाइव ए की वैल्यू 2.25 आ रही है और 5b की वैल्यू 5b की वैल्यू कितनी आ रही है, 4.20। Yes, sir. 4.20, हाँ ठीक है, ए बी सी तीनों करेक्ट आ जाएंगे। कर लिया था सभी ने, Yes, sir. ठीक है। हाँ सर बन गया था। एक ये और कर लो, फॉर्मूला ही है एक, बस उसी पे ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं। सीधा ही है, सर डी आ रहा है। हाँ शायद डी आएगा। भाई फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो फाई नॉट वर्क फंक्शन से निकल रहा है और वेवलेंथ लैम्डा है, तो इसको लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस के ई मैक्स, और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ दी हुई है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस करके डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिख दो, तो ये आएगा एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा डी स्क्वायर। क्यों भाई, और इसको जरा कर दो डिफरेंशिएट, क्यों भाई, तो ये आएगा Yes, sir. माइनस एच सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा, फाई का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एंड प्लस क्या आएगा माइनस 2h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा डी क्यूब और इंटू डी लैम्डा डी। क्यों भाई, तो यहां से डेल्टा लैम्डा डी अपॉन डेल्टा लैम्डा अगर निकालेंगे तो ये लैम्डा डी क्यूब अपॉन लैम्डा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। बोलो, Yes, sir. 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में क्वेश्चंस में कुछ एक दो और क्वेश्चंस हैं जो मैं भेज देता हूं, वो ट्राई और कर लेना, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में इतना ही रखते हैं।